लॉयड्स मिरर देखा था हमने लास्ट क्लास में। डाउट किसी को? कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको क्या करना होता है, स्मॉल डी पता कर लेना होता है, कैपिटल डी, बीटा वगैरह का फॉर्मूला सेम रहता है। मेन जो डिफरेंस है वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से आता है, क्योंकि लाइट एक रे जो स्ट्रेट जा रही है और एक रे जो कि रिफ्लेक्ट होके जा रही है, दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस आता है। पाई का फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का। इसकी वजह से मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन रिवर्स हो जाती है। तो अगर आप ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस निकाल रहे हो यानी डी साइन थीटा, तो मैक्सिमा के लिए उसे इक्वल करते हैं 2n-1 लैम्डा बाय 2 के लिए, और मिनिमा के लिए डी साइन थीटा को इक्वल करते हैं n लैम्डा के। समझ आ रहा है? क्वेश्चन भी किया था हमने इसके ऊपर। चलो अगला है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो जैसे सरफेस टेंशन के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि सोप की फिल्म होती है ना, तो फिल्म काफी थिन होती है, माइक्रोमीटर के अंदर उसकी थिकनेस होती है। वैसे ही अगर यहाँ पे हो तो क्या होगा? तो जनरली हम लोगों ने ऐसा देखा होगा कि पानी के ऊपर अगर ऑयल वगैरह स्पिल हो जाता है कभी, और उसके ऊपर लाइट गिर रही होती है, तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। तो ऑब्जर्व किया है कभी? तो वो क्यों हो रहा होता है? वो हो रहा होता है इसी इंटरफेरेंस की वजह से। आपको कहीं पे किसी कलर का मैक्सिमा दिखता है, कहीं किसी और कलर का मैक्सिमा दिखता है, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ से देख रहे हो। तो होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैं काफी बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, होता बहुत छोटा सा ही है। तो ये मान लो कि हमारी फिल्म है, ओके। इसके ऊपर एयर है, इसके नीचे भी एयर है, और मान लेते हैं कि इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। कोई रे आती है जो कि यहाँ पे इंसिडेंट होती है। बेटा प्लीज देख लो पहले। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कभी भी किसी मीडियम बाउंड्री पे आके रे गिरती है तो दो फिनोमेना हो सकते हैं, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। पर एक्चुअल लाइफ में दोनों चीजें हो रही होती हैं। किसी मटेरियल के लिए रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, किसी के लिए रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। रिफ्रैक्शन को ट्रांसमिशन भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे जब रे इंसिडेंट होगी, तो एक तो वो रे को रिफ्लेक्ट करेगी इस तरह से, और दूसरा वो रिफ्रैक्ट कर देगी, तो ये रे अंदर चली जाएगी, या कह सकते हैं ट्रांसमिट हो जाएगी। फिर दूसरे मीडियम पे फिर से टकराएगी, तब फिर से रिफ्लेक्शन हो सकता है और रिफ्रैक्शन हो सकता है। एक रिफ्लेक्शन होगा और एक रिफ्रैक्शन होगा, और रे इस तरह से बाहर निकल जाएगी। एक पुराना क्वेश्चन, अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा? इसका यहाँ पे यूज नहीं है, ऐसे ही पूछते। अच्छा, ये जो रे अंदर गई है, ये वापस से दूसरी बाउंड्री पे टकराएगी, यहाँ फिर से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा, कुछ इस तरह से। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से देख रहे हैं, आप किसी एक साइड के ऊपर हो गए, या तो नीचे या तो ऊपर। हम एक केस ले लेते हैं जब हम ऊपर है, तो आपकी आंख में दो रेज जाएंगी, है ना। मैं यहाँ पे रेज को नाम दे रहा हूँ, इसे रे नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि रे नंबर 2 और रे नंबर 5 हमारी आंख में जाने वाली है, तो दो जगह से रे आती हुई हमें दिख रही होगी। फिर इन दोनों रेज यानी 2 और 5 के बीच में कोई फेज डिफरेंस हुआ, हो सकता है यहाँ पे इंटरफेरेंस हो। मैक्सिमा दिखाई दे सकता है, मिनिमा दिखाई दे सकता है, बीच की कोई इंटेंसिटी दिखाई दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन कितना पाथ डिफरेंस है। फिल्म की जो थिकनेस है वो हमने मान ली है टी, ठीक है। पहली चीज तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फेज डिफरेंस
बिटवीन वन एंड टू कितना होगा? बोलिए। वन और टू के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? सबको क्लियर है कि नहीं है ये? पाई। भाई क्लियर है? रिफ्लेक्शन की वजह से। सिमिलरली मैं अगर आपसे कहूं कि 1 एंड 3 के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा? 1 एंड 3 दिख रहा है सबको? 3 कौन सी है? क्या होगा? 0, क्योंकि ट्रांसमिशन हुआ है। अब यही इंपॉर्टेंस है। 3 और 6 के बीच में अगर मैं पूछूं, क्योंकि ट्रांसमिशन है। अगर 3 और 4 के बीच में पूछा जाए तो वो आता है 0, क्योंकि सिर्फ रिफ्लेक्शन होने से पाई का चेंज नहीं आता, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होने पर पाई का चेंज आता है। जबकि यहाँ नीचे जब रिफ्लेक्शन हुआ तो नीचे एयर थी जो कि रेयरर मीडियम है। तो तुम्हें समझ आ गया क्या चीज हमें पॉइंट बना के लिख लेनी चाहिए? वो ये है कि लाइट व्हेन रिफ्लेक्टेड from a denser medium undergoes a phase change of pi. और दूसरी लाइन, ये ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे from a rarer medium has no phase change. याद रहेगा? अच्छा, ये हो गया 3 और 4 के बीच में। अगर मैं आपसे पूछूं 4 एंड 5 के बीच में, क्योंकि वो तो ट्रांसमिटेड है, तो अल्टीमेटली अगर आपसे पूछा जाए कि 2 एंड 5 के बीच में, हो गए ये 0 0 0 5 0 0 0, तो 2 और 5 के बीच में पाई का फेज चेंज है। समझ आया? अच्छा, अब यहाँ बात की जाए पाथ डिफरेंस की, क्योंकि दो रेज हमारी आंख में जा रही हैं, तो उनके पाथ डिफरेंस की अगर बात की जाए, यानी डेल्टा एक्स बिटवीन 2 एंड 5, तो वो कितना होगा? हो जाएगा 2t। लाइट ऑलमोस्ट आप कैसी मान सकते हो? वर्टिकल। अगर रे को मैं अंदर जो ट्रैवल कर रही है उसे ऑलमोस्ट वर्टिकल मान लूं, क्योंकि फिल्म बहुत ही थिन है और इंसिडेंस भी लगभग नियर नॉर्मल अगर मान लिया जाए तो 2t, लेकिन ये मीडियम के अंदर चली है तो वो कितना आता है? 2 म्यू टी। ऑप्टिकल पाथ कितना चली है, वो कितना एक्स्ट्रा चली है? 2 म्यू टी। बात समझ आई? ये तो टी चली ही नहीं ना, 5 इतना चल के आई है, ये दिख रहा है, और ये तो यहीं से चली गई है, तो -2t थोड़ी करेंगे इसके अंदर। अरे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? क्योंकि वो तो वहीं से चली गई है सीधी। तो ये होता है एडिशनल पार्ट डिफरेंस। तो अगर टोटल पार्ट डिफरेंस पूछा जाए, डेल्टा एक्स टोटल, तो उसे क्या कहोगे बताओ मुझे?
2 म्यू2 तो है, ये कौन सी रे चली है एक्स्ट्रा? 5 नंबर की। और कौन सी रे λ/2 एक्स्ट्रा चली होगी रिफ्लेक्शन की वजह से? 2 वाली। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा? अरे सबको समझ आया कि नहीं? रिफ्लेक्शन तो 2 वाली का हुआ था, और ये 2 म्यू2 एक्स्ट्रा कौन सी चली है? 5 नंबर वाली। तो उन दोनों के एक्स्ट्रा पाथ का डिफरेंस जो है वो हमारे पास ये आया। तो फॉर मैक्सिमा हम क्या ले सकते हैं? मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है डेल्टा एक्स टोटल क्या होना चाहिए? बोलो। एन लैम्डा। तो अगर ये पुट करोगे यहां पर तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 म्यू टी, ये इक्वल हो जाना चाहिए, माइनस ही कर देते हैं, सेम ही बात है, λ/2। समझ आया? λ/2, 3 λ/2 एंड सो ऑन। सिमिलरली मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स टोटल ये आना चाहिए 2n-1 λ/2, या 2 म्यू टी, इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए n लैम्डा। तो ये आ जाता है लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर हम, क्योंकि हमेशा λ/2 तो आने ही वाला है, तो उसे जनरलाइज कर दें तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा रिवर्स हो जाती है अगर मैं पार्ट डिफरेंस को सिर्फ 2 म्यू टी कह रहा हूं तो? λ/2 हमेशा आने वाला है, उसको उधर ही भेज दें कंडीशन में, और पार्ट डिफरेंस सिर्फ हम बोले 2 म्यू टी। एक्चुअली पार्ट डिफरेंस तो क्या है? 2 म्यू टी माइनस λ/2, पर मैं कहूँ कि सिर्फ पार्ट डिफरेंस में 2 म्यू टी याद रखूंगा थिन फिल्म में, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या हो जाएगी? रिवर्स। समझ आया? वही लिखा है कि अगर हम टोटल पार्ट डिफरेंस को 2 म्यू टी ले लेते हैं तो कंडीशंस कह सकते हैं कि रिवर्स हो जाती है मैक्सिमम मिनिमा की। बेटा याद हो जाने चाहिए वो, है ना? पहला स्टेटमेंट है कि अगर डेंसर मीडियम से टकराती है तो पाई का चेंज आता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ट्रांसमिटेड रे हो या रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो तो कोई फेज चेंज नहीं आता। उनका भी सेम ही रहने वाला है, देख लो हमेशा वो। तो इंटरफ्रेंस तो इन्हीं दोनों की वजह से हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। आपका सवाल क्या है? उसके डाउट पे कुछ क्या कहना चाह रहे हो? कैसा बोला तुमने? तुम्हें पता ही नहीं उसने क्या बोला? तो कह रहे इसके बाद जो रेज आ रही है, जैसे अब एक और बार करा दें, तीसरी रेज होगी, चौथी रेज होगी, पांचवी रेज होगी। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं नीचे से देख रहा होता फिल्म के तो क्या होता? क्या कंडीशन रिवर्स होती या सेम रहती? लाइट ऊपर से आ रही है और मैं देख नीचे से रहा हूँ। बात है कि मैं सब कुछ नहीं लिखा सकता, सवाल कई प्रकार के आएंगे। मैंने कोर कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अगर दो रे जो आंख में घुसने वाली है उनमें कोई पाथ डिफरेंस है पाई का,
समझ आ रहा है? क्योंकि अब नीचे भी आएगी तो क्या हो रहा है, वो ट्रांसमिटेड ही आएगी, तो उसमें तो होता नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन सेम रहेंगी। अब ये चीजें होती है जिन्हें आप अपने शब्दों में लिख सकते हो चाहो तो। अगर हम नीचे होते तो फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपको एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। हो गया कॉपी? क्या हो गया? फर्स्ट में क्या लिखेंगे बताओ? 2 म्यू टी मैक्सिमा के लिए लैम्डा बाई 2।
पहले का 9/8, दूसरे का 9/4 है ना, 9/8। मिनिमा के लिए n लैम्डा। कोई दिक्कत? अगला करो। टी मिनिमम बताना है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी। हाँ, हो गया। Yes, sir. Yes, it will be registered. रजिस्टर वापस आ जाएगा। मिरर की वजह से वापस आ जाएगा। तो क्या कंडीशन रिवर्स होगी? ठीक है, तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा इज नॉट रिवर्स। यही एक चीज ध्यान रखनी होती है। यहां से रे टकराई होगी तो पाई का चेंज आया होगा, यहाँ फिर 0 0, लेकिन यहां से टकरा के फिर पाई का आया होगा, और ट्रांसमिटेड में फिर पाई का, तो पाई पाई का डिफरेंस यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब आप सिंपली 2 म्यू टी मैक्सिमा के लिए लैम्डा के इक्वल करोगे, तो टी आएगा लैम्डा बाय 2 म्यू। समझ आया? हो सकता है वो 2 फिल्म दे दें, तो नीचे वाले का म्यू बड़ा है या छोटा है ये आपको चेक करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है ना। अगर नीचे वाले का भी म्यू कम होता है तो फिर कंडीशन रिवर्स होती है, और नीचे वाले का म्यू ज्यादा होता है तो फिर कंडीशन सेम रहती है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे आपको बताना था रिलेट थीटा और मैक्सिमम इंटेंसिटी एट पी।
अच्छा, एक रे शो कर रखी है, इसका मतलब एक ही रे नहीं है, बीम है, कई सारी रेज आ रही हैं जो इस तरह से आ रही है बस। हम पी पॉइंट पे चाहते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो क्या रिलेशन होनी चाहिए थीटा डी और लैम्डा की? ऑप्शन तो यही थे। पीछे हो गए। कैसे हो? 2D equal to lambda by 2. 2D क्या है? तो cos थीटा कैसे है? बोल। Cos theta 1 हो रहा है। Cos theta 1 होगा। फिर वो नियर नॉर्मल बोला था ना आपने। क्या तुम भी कह रहे हो 1 होगा? नहीं वो क्वेश्चन मार्क। नियर नंबर है, ठीक है। तो थीटा cos theta 1 होना चाहिए। 2D हुआ पार्ट डिफरेंस। हाँ, 4D equal to lambda है ना, हम पुट करेंगे तो cos theta 1 हो गया। ऑप्शन चेक करके सही। पर और कोई तरीका भी होगा, सब्जेक्टिव होता तो क्या करते? कौन सा? equal to 2n minus यहाँ तो म्यू तो है ही नहीं है। 1।
हाँ वो सही किया तुमने, पर उससे प्रूव कैसे करोगे थीटा? नॉर्मल होता है ना, तो मैं मान गया कि एक आंसर तो आ गया तुम्हारा, पर क्या एक ही आंसर पॉसिबल है? cos थीटा की वैल्यू सिर्फ λ/4d ही हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है? जो क्वेश्चन 2003 में आया था उसका एक ही आंसर सही था, क्योंकि उन्होंने पूछा था मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, पर मैंने तो जनरल पूछा है। जो भी पॉसिबल उसको बाहर करना है ना। नहीं, तो पहले तो ये बताओ कि कौन सी दो रे जाके पी पे मीट कर रही हैं? डायरेक्ट कैसे जा रही होगी? कैसे ड्रॉ करूंगा मैं इसके पैरेलल? पहले यही तो समझ नहीं आता है लोगों को कि हो क्या रहा होगा, तो कैसे आएगी? अरे कहाँ से लाऊं तो लाइट? यहाँ से? यहाँ से लाऊं? यार एक पूरी बीम ऐसे आ रही थी ना, एक रेस के पैरेलल भी तो इस तरह से आई होगी जो मिरर पे गिरेगी जाके बाद में। अरे नहीं समझ आ रहा? ये भी तो जाके रे पे गिरेगी ना, पर अभी तक इसका रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये आगे जाके कहीं टकराती। बीम आ रही है ना पूरी की पूरी, एक रे तो ये आ गई है, और एक रे टकरा के यहाँ पहुंच रही होगी थीटा एंगल पे। अच्छा, उन्होंने यही डायग्राम दिया था एग्जैक्टली, आपके पीवाईक्यू में दिख भी जाएगा। तो ये भी थीटा है, हालांकि ये दिया नहीं था पर ये अंडरस्टूड था, ये भी थीटा ही है। समझ आया? क्या दोनों रेस पी पे पहुंचने के लिए सेम डिस्टेंस चली है? अलग अलग। कितना एक्स्ट्रा चली है? वही तो रैंडमली, बस मेहनत नहीं करते। थोड़ा भी अच्छा क्वेश्चन आते हैं ना, तुम लोगों को वो नहीं दिखता कि हाँ हमें करना चाहिए। मैं डायग्राम ऐसा बनाऊंगा कि तुम्हें शायद थोड़ा समझ आए। हालांकि डायग्राम जो एग्जाम में था उससे देख के नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा होगा, खुद ही से सोचना पड़ता है। मैं ऐसा बना रहा हूँ ताकि तुम अब समझ पाओ। ठीक है ना? यहाँ ले लेता हूँ मैं पॉइंट पी। एक बीम तो ऐसे आ गई है। आप क्या करते हो, हमेशा एक रे से दूसरे पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ना, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो यहाँ तक का पाथ तो सेम हो गया। तो एडिशनल पाथ कौन सा वाला है? ये वाला। अरे दिख रहा है कि नहीं? ये डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको? डी। तो अब एडिशनल पाथ कितना होगा? अब भी नहीं बता पाए तो महान बात है भाई। ये कितनी लेंथ होगी? इसको मैं बोल दूं कि ये है मान लो एक्स, और ये है थोड़ा सा वाई। तो डेल्टा एक्स को आप क्या कह सकते हो? एक्स्ट्रा पाथ जो वो चला है वो है एक्स प्लस वाई। एक्स को क्या लिख सकते हैं? डी सेक थीटा प्लस, वाई को क्या लिख सकते हैं? डी सेक थीटा कॉस टू थीटा। अरे समझ आ रहा है? जैसे डी सेक थीटा कॉमन ले लो, 1 + cos 2 थीटा कितना हो गया? 2d cos थीटा। अरे बोलो, ये है। तो अब मैक्सिमा के लिए हमें पता है कि डेल्टा एक्स टोटल ये हो जाना चाहिए एन लैम्डा, यानी 2d cos थीटा प्लस एक रिफ्लेक्शन की वजह से भी वही लाइट एक्स्ट्रा भी चली है। कितना? λ/2। तो लोग ये करना भूल जाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू आई वो आ गई एन लैम्डा माइनस λ/2/2d। एन को 1 रखो, λ/4d 2 रखो। ज्यादा हो गया क्या? भारी कैलकुलेशन हो गई, बता नहीं पा रहे हो क्योंकि
शरीर कौन सा ऑप्शन सही है? अगर कोई बच्चा ये λ/2 नहीं लिखता तो उसका आंसर कौन सा आ जाता? डी। अरे समझ आ रहा है? तो ये है किसकी वजह से? ये ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सारे अच्छे ही होते हैं भाई। पेपर करके देखा इस बार वाला? ठीक है। मन में वो जोश ही नहीं है, वो एंथु ही नहीं है। जेई का पेपर हुआ है, हमारा सिलेबस लगभग खत्म हो गया है कि नहीं? 20 सवाल में से हो सकता है 4 हमारे पढ़े हुए नहीं आएंगे, 16 तो आए होंगे पढ़ी हुई चीजों में से। देखें हमारी स्थिति क्या है। हमारी इच्छा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे जैसे खुद से होता था कि इस साल जेई हुआ है, लोगों ने दिया है, मैं भी देने वाला हूँ अगले साल, देखूं मेरी अभी तक प्रिपरेशन कैसी है। उसके लिए अलग से तैयारी नहीं करनी, रैंडमली बैठ जाना है और पेपर एक बार देखना है। तुम लोग इतने होशियार तो हो नहीं कि आज तुम पेपर देख लोगे और जब तुम्हारा रिवीजन कराया जाएगा अगले मार्च में या कब, तब तक तुम्हें सटीक याद रहेगा, अरे इसमें तो यही करना था। इतना टैलेंट होता तो हमें समस्या होती नहीं कभी। समझ रहे हो ना? एक सेट ऑफ रूल्स हर बच्चे पर अप्लाई नहीं हो सकते। एक बात मानते हो कि नहीं मानते? हर बच्चा अलग है, हर किसी के तैयारी करने का तरीका अलग होता है, हर किसी की सोचने की क्षमता अलग होती है। अगर मैं एक पेज पे तुम्हें सेट रूल्स बता दूं कि ये फॉलो कर लो और इससे में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल होगा क्या? ऐसा होता तो अब तक वो बुक छप गई होती। क्योंकि हजारों करोड़ों रुपए लग रहे हैं कोचिंग इंडस्ट्री में और एक एक टीचर करोड़ों में कमा रहे हैं। समझ रहे हो ना? अनअकैडमी पे जो बैठे हैं वो ऐसी बुक तो छाप ही देते अभी तक कि ये पर्टिकुलर ऐसा भी कर सकते थे। इतने वजन वाला लड़का ये वाले सेट रूल्स फॉलो करे, इतनी हाइट वाला लड़का ये फॉलो करे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कोई रूल ही नहीं है। कोर्स सेम रहता है, कोचिंग सेम रहती है, टीचर सेम रहता है, फिर भी एक ही बैच से फर्स्ट रैंक भी आ जाती है और वो बच्चा भी होता है जो सिलेक्ट भी नहीं होता। उसमें डिफरेंस बस होता है खुद की तैयारी में। आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या करना चाहिए। आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि जेई हुआ है अभी इतने इंतजार के बाद, 1.5 साल 1.5 साल के बाद तो जेई हुआ है, तो हम पेपर देखेंगे भी नहीं कैसा हुआ पेपर। देखो तो एटलीस्ट सारे फिजिक्स का इजी आया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता था ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस कि हमने यार पेपर देखा इतना मुश्किल नहीं था, है ना? और नहीं बढ़े अगर कॉन्फिडेंस तो समझ लेना कि पढ़ने की जरूरत है, अभी भी टाइम है। मान लो 1 महीना बाकी है, तब तुमने पेपर देखा, तुमसे पिछले साल का हो रहा है ना, इस साल का हो रहा है, करोगे क्या तब? कुछ नहीं। अभी तुमने देखा तुमसे नहीं हो रहा तो समय है ना, अभी कुछ कर सकते हो ना अपने लिए। तुम इंतजार करोगे, हाँ मैं 1 महीने पहले सारे पेपर उठाऊंगा, पता चलेगा मुझे मुझे कुछ नहीं आता। फिर क्या करोगे? कीर्तन करोगे बैठ के? तो अच्छा अभी पता लग जाए तुम्हें कुछ नहीं आता, पढ़ना शुरू कर दो। चलो क्लियर है? बढ़े आगे। ये है थिन फिल्म का इंटरफेरेंस। इसको चलाने यार बहुत गर्मी हो रही है। चलिए ठीक है, एक और टॉपिक बाकी है, मतलब इसमें YDSC वाला जो इंटरफेरेंस हम पढ़ रहे हैं। YDSC खत्म हो जाएगा, तुम मॉड्यूल ट्राई करते हो तो उनमें ये सब भी ज्यादा नहीं दिखता आपको, मेन क्वेश्चन उसी पे आते हैं। तो अगला है फ्रेजनेल्स बाय प्रिज्म। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा डिटेल में हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा है वो है यंग्स का डबल स्लिट वाला, क्योंकि वही पढ़ने के लायक था। लॉयड का मिला था, उसको भी ज्यादा कुछ वैल्यू दी नहीं गई है क्योंकि वो उसी तरह से उठाया गया और ऊपर से फॉर्मूला भी उल्टा हो जा रहा है। थोड़ा सा π/2 का ध्यान भी, λ/2 का ध्यान भी रखना है। तो सिमिलर चीज ये एक प्रिज्म थे, इन्होंने क्या किया, 2 प्रिज्म बना के सेम चीज करने की कोशिश की। इन्हें भी क्या करना था, सेम एक्सपेरिमेंट दोहराना था। इनके सेटअप में क्या किया गया, 2 प्रिज्म लिए गए, थिन प्रिज्म लिए गए और उन्हें बेस टू बेस कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ये एंगल ए है
ये एंगल भी ए है। यहां ले लिया उन्होंने एक सोर्स ऑफ लाइट, सामने रख दी एक स्क्रीन। मैं बोल देता हूँ सोर्स से प्रिज्म की डिस्टेंस जो थी वो थी x, प्रिज्म से जो स्क्रीन की डिस्टेंस थी वो थी z। क्योंकि थिन प्रिज्म है तो ऑलमोस्ट ये नेग्लिजिबल ही होता है इनकी थिकनेस जो, फिर भी हम लिख देते हैं इस तरह से। अब दो सोर्स कैसे बनेंगे, क्योंकि ये दो प्रिज्म है, तो जब रे आके इसके ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, रे के अंदर डिविएशन आपको पता है, तो रे कुछ इस तरह से गई, तो ये आती हुई कहाँ से लगेंगी, कुछ यहाँ से। उन्होंने कह दिया ये है सोर्स नंबर 1। एक रे यहाँ से जाएगी, बेस की तरफ बेंड करता है हमेशा, तो जाएगी इस तरह से, और वो आती हुई कहाँ से लगेगी, यहाँ से। इसे कह दिया इन्होंने सोर्स 2। शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैंने कराया था थिन प्रिज्म में। अगर डेल्टा है एंगल ऑफ डिविएशन, यहाँ बात की जाए एंगल ऑफ डिविएशन की, डेल्टा क्या कह सकते हो आप, म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहाँ ए स्मॉल रहता है, और ये डिस्टेंस है अगर x, इसे मैं कह देता हूं अगर y, तो ये भी आ जाएगा आपका क्या, y। तो y को सिंपली क्या लिख सकते हो आप, x tan थीटा, याद करो वहां पे लिखाया था x थीटा, या म्यू माइनस 1 इंटू ए एक्स, ये मिल गया आपको y। तो करते क्या है, स्मॉल d को रिप्लेस कर देते हैं, जो यंग्स के अंदर स्मॉल d था वो 2y से रिप्लेस हो जाएगा, स्लिट के बीच की दूरी, यानी 2ax म्यू माइनस 1, और स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो दूरी थी उसे रिप्लेस कर देते हैं x प्लस जेड। अब फ्रिंज फॉर्म होती है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला वही रहता है लैम्डा डी बाई डी। क्या मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन रिवर्स होगी इस केस में, मिरर में उल्टी हुई थी ना मैक्सिमम मिनिमा, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन हो गया था, क्या यहाँ पे कंडीशन रिवर्स होगी, और कुछ नहीं, देख लो।
म्यू 3/2 ले लो। बोले मैम, जहाँ तक ऐसे ही लग रहा है। Approx 3 to 10 x to minus 7. तो पहले तो डेल्टा निकाल लो, जो कि हो जाएगा म्यू -1 इंटू ए, है ना, यानी 3/2 -1 इंटू 9 डिग्री, यानी 9/2 डिग्री। ठीक है, इसकी वजह से पहले आपको y मिल जाएगा, जो कि हो जाना चाहिए x डेल्टा, है ना। x हमें दिया गया है कितना, 20/π इंटू डेल्टा है 9/2 डिग्री, को रेडियन में बदल दो। ठीक है ना, कितना आ गया इससे, ये 1/2 तो स्मॉल डी रिप्लेस होता है 2y से, यानी कि 1 कैपिटल डी को अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर ही ले सकते हैं, क्योंकि वो तो नेग्लिजिबल है उसके सामने, 5/20/π तो सीधे सीधे से बीटा आपको लैम्डा d/d। कोई दिक्कत। ये समझ आ रहा है क्या है, वेज इनटू द स्क्रीन भी ऐसे ही होता है ये, है ना। तो आपको इसमें बताना है क्या हो, नहीं नहीं नहीं, वेज है, और ये सोप की फिल्म है, इसका म्यू दिया गया है आपको, म्यू। तो आपको बतानी है फ्रिंज विड्थ seen on the surface
ऑफ फिल्म shaped wedge, तो wedge shaped film। मतलब ये ऐसे है, पर फिल्म जैसे अब अपन ऐसी लेयर बना रहे थे ना, थिक लेयर मैंने जो बनाई थी पहले, उसको ऐसे कट कर दिया अल्फा एंगल पे। समझ आ रहा है? एक काम करते हैं, इसको नीचे से वो कर दें क्या? नीचे एयर रहेगी तो कंडीशन रिवर्स हो रही होगी, नीचे का ग्राउंड कर देंगे तो कंडीशन रिवर्स नहीं हो रही होगी। क्या करना चाहते हो? तो फिर ग्राउंड कर देते हैं। तो रिवर्स करके क्या फायदा है? समझते रहिए ना, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। समझ आ रहा है ना, ऐसा कुछ है। अरे वो टॉम एंड जेरी में चीज का स्लाइस होता है। तो पूरा सोफे फिल्म ऐसे फिल्म। ऐसा पैटर्न बनेगा ना ऊपर। कुछ आइडिया आ रहा है कैसे बैठे हो? क्या होता है फ्रिंज विड्थ? होता क्या है? किस चीज को फ्रिंज विड्थ कहते हैं?
दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी, तो कहीं nth मैक्सिमा बना होगा, उसके बगल वाला कौन सा होगा, n+1th मैक्सिमा, कहीं पे मान लो nth मैक्सिमा बना है, वहां पे पार्ट डिफरेंस किसकी इक्वल होना चाहिए, nth मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, n बोल के क्यों रुक जा रहे हो, nth मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्डा बोल रहे हो तुम लोग, n लैम्डा, बस पार्ट डिफरेंस होता क्या है 2 म्यू टी। यहाँ पे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम रिवर्स नहीं होगी ना, क्योंकि नीचे ग्राउंड है, अरे दोनों साइड एयर होती है तो पलट जाती है कंडीशन, यहाँ पे सेम रहने वाली है। आगे नीचे वापस स्ट्राइकिंग टकराएगी ना भाई, तभी तो होगा, एक से रिफ्लेक्शन होगा, ऊपर से ही टकरा के लौट जाएगी, एक नीचे जाके टकरा के लौटेगी। तो मुझे बताओ किसी भी डिस्टेंस x पे मैं अगर जाता हूँ तो एक रे जो इस तरह से आएगी, इस तरह से आई रे, एक तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और एक यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, समझ आ रहा है कि नहीं, तो एक्स्ट्रा पाथ कितना चली होगी, यही तो है, अरे समझ आ रहा है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बना है nth मैक्सिमा, तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा x कितना है बताओ पहले मुझे, अरे बोलो ना, x साइन अल्फा, अरे समझ आ रहा है, इंटू 2 और इंटू म्यू, अरे 2 म्यू टी होता है ना, बोल के नहीं रहे? क्या लिखेंगे 2 म्यू, थिकनेस को क्या लिख सकते हैं, समझ आया, ये इक्वल होना चाहिए किसके, एम लैम्डा के, समझ आया कि नहीं। x1 लिख देता हूं मैं, कि पहला मैक्सिमम मुझे मैंने मान लिया ये है जो मैंने चूज किया है। अगले वाले के लिए कुछ x2 होगा, तो क्या लिखूंगा मैं 2 म्यू x2 साइन अल्फा, ये क्या होना चाहिए n+1 लैम्डा। अब मैं कर दूं अगर x2 माइनस x1 इंटू 2 म्यू, ये तो कॉमन आ गया साइन अल्फा, ये क्या होना चाहिए लैम्डा, अरे समझ आया कि नहीं, ये x2 माइनस x1 ये क्या है, उतना खतरनाक भी नहीं था जितना लग रहा था, है ना। चलो ठीक है, अब एक चीज रे ऑप्टिक्स में हमने शायद थोड़ी गलत पढ़ ली है, वो मैं बता देता हूँ, बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, एक बार ध्यान से देखना, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमने जो पढ़ा है उसमें नेट पावर हमने क्या बोली, P1 प्लस P2 प्लस P3, नेट फोकल लेंथ के लिए 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, सही है। पावर ऑफ कन्वर्जिंग डिवाइस, कोई भी कन्वर्जिंग डिवाइस होती है तो उसकी पावर क्या लेते हैं हम, कोई भी कन्वर्जिंग डिवाइस की पावर क्या ली जाती है पॉजिटिव, और कोई भी डाइवर्जिंग डिवाइस की नेगेटिव। तो हमने पावर ऑफ कॉम्बिनेशन विद मिरर देखा, तो अगर मिरर आ गया तो हमने कह दिया कि 2 बार लेंस का यूज हो रहा था, 1 बार मिरर का यूज हो रहा था, नेट पावर होनी चाहिए क्या 2 पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, तो वहां से 1/f इक्वलेंट हमें मिल गया, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, सही है। और यहाँ से आपको मिलेगा क्या, यहाँ से आपको मिलेगी नेट पावर, हमने इसे मान लिया नेट फोकल लेंथ, बात सही है, यहाँ से नेट फोकल लेंथ मिल जाएगी पर आपका नेचर गलत आएगा, इसलिए पुरानी चीज छोड़ो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनो। ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तो, चलो यही फॉर्मूला है। लेकिन इस फोकल लेंथ से आपको क्या पता लगता है मिरर का नेचर। अब मुझे बताओ कि इस फॉर्मूले से आपने नेट फोकल लेंथ निकाली,
अगर वो नेट फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है, इसका मतलब नेट पावर कैसी आई है? अरे क्यों नेगेटिव क्यों? बोलो मुझे। अगर हमने एफ इक्वलेंट निकाला, एफ इक्वलेंट आया पॉजिटिव, तो पावर कैसी आई? क्योंकि हम तो लेंस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, सीधे हमने पावर को 1/f लिखा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पी नेट को मैंने 1/f इक्वलेंट लिखा है। ये किसके लिए कर सकते हो? लेंस के लिए तो कर सकते हो। तो आपको नेचर कैसा मिला? पॉजिटिव, यानी कि कन्वर्जिंग। समझ आ रहा है? कन्वर्जिंग यानी कि मिरर कौन सा बनना चाहिए? कॉनकेव। उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? हमें मिली कैसी होगी? बात समझ आ रही? गड़बड़ कहाँ है? नहीं समझ आई, फिर से मैं समझाता हूँ। मान लो आपका एफ इक्वलेंट आया नेगेटिव, इसका मतलब पावर कैसी आई? यानी डिवाइस कैसी होनी चाहिए? अगर एक भी मिरर है तो पूरी डिवाइस मिरर की तरह ही काम करती है। अगर डाइवर्जिंग मिरर बनाना है तो फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए? और हमने तो शुरुआत में कैसी मानी? नेगेटिव। बात समझ आ रही है? यानी इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट करते हो, ये चीज याद रखो। ओवरऑल कॉम्बिनेशन मिरर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। हमने लिखा है पी नेट इज 1/f इक्वलेंट। अगर ये चीज पॉजिटिव आती है यानी कि कन्वर्जिंग कॉम्बिनेशन है वो, तो मिरर कैसा बनेगा? कॉनकेव मिरर। सिमिलरली पी नेट 1/f इक्वलेंट, उस फॉर्मूले से आप जो निकाल रहे हो, अगर वो नेगेटिव आती है, इसका मतलब क्या है? डाइवर्जिंग कॉम्बिनेशन है, तो आपका मिरर कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स। अगर आप डायरेक्टली फोकल लेंथ निकालना चाहते हो तो देखना क्या करना था हमें। हमें पता है पूरा कॉम्बिनेशन मिरर की तरह काम करेगा। तो पी नेट अगर एक मिरर की पावर है, तो मिरर की पावर और मिरर की फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होती है? -1/f होता है कि नहीं होता? तो मुझे यहाँ क्या लगाना चाहिए? माइनस, जिससे आपका ओवरऑल आंसर कैसा हो जाएगा? उल्टा। तो अगर वही मैंने चीज आगे लिख दी है कि अगर आपको फोकल लेंथ मिरर की चाहिए विद साइन, इसमें आपको सिर्फ मिरर का टाइप पता लग गया था, उसके हिसाब से आप फोकल लेंथ समझ रहे थे। यहाँ आप कुछ भी नहीं करना चाहते, सीधे आपको मिरर की फोकल लेंथ चाहिए विद साइन, तो फिर आप क्या करोगे? बस एक पी नेट को -1/f लिख दोगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उल्टा। शायद मॉड्यूल में किसी ने देखा था इसीलिए बोला था, है ना, कि ये उल्टा दिया हुआ है। पर वो उल्टा नहीं दिया हुआ, सही दिया हुआ। उन्होंने क्या दिया है? डायरेक्टली आपको फोकल लेंथ साइन के साथ मिल जाए। पर हमने जो किया है वो क्या किया है कि हमें नेचर पता लगे, और वहां से हम पता कर लेंगे कि अगर कॉनकेव है तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। अरे भाई, तो पुरानी वाली पीडीएफ डिलीट कर देना, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में। इसको सेव कर लेना। तो सिमिलरली जो क्वेश्चन हमने किए थे, वहां पे आपने यहाँ पे लिखा होगा कन्वर्जिंग, बल्कि ये है क्या? एफ नेट नेगेटिव आया, इसका मतलब डाइवर्जिंग डिवाइस है कि नहीं है? तो डाइवर्जिंग डिवाइस यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। समझ आया? बाकी कुछ नहीं। हाँ, एक ही एडिशनल चीज और रह गई थी। मान लो हमें लेंस दिए गए हैं जो कि क्लोज नहीं है, सेपरेटेड है, अगर दूरी पे है, और आपसे पूछा जाए कि एफ इक्वलेंट बताओ, इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं है। अगर उन्होंने ऑब्जेक्ट रख दिया ऑप्टिकल एक्सिस पर और पूछा इमेज कहाँ बनेगी ये बताओ, तो आप एफ इक्वलेंट निकाल के फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। यही मेरा पहला पॉइंट है, वहां पे लिखा हुआ है नॉट यूज टू गेट द फाइनल इमेज पोजीशन। बात समझ आई? मान लो मैंने ऐसे दो लेंस दिए हैं जो कि सेपरेटेड हैं, और मैं यहाँ ऑब्जेक्ट रख दूं और आपसे पूछूं बताओ इमेज कहाँ फॉर्म होगी, तो आप क्या करोगे? पहले इससे, फिर इसकी जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट, और फिर इससे। वैसे ही करना पड़ता है। अब उन्होंने क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी पे, और जहां इमेज बनी उसको कह दिया इस कॉम्बिनेशन का फोकस। तो हर एक सेटअप के लिए फोकस नहीं होता, वो सिर्फ किसके लिए होता है? अगर रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं तो वो कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, सिर्फ ये बताने के लिए। समझ आ रहा है? तो बस पहले से इमेज निकालो, ये अपने फोकस पे बनाएगा, फिर D-U से D-F1 से समझ आ रहा है कि नहीं? वो इसका U होगा, फिर करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है, जो कि याद रख सकते हैं। मेंस वगैरह में हो सकता है सवाल आ जाए डायरेक्टली। इसका क्वेश्चन हमेशा एफ इक्विवेलेंट निकालने का ही आएगा डायरेक्टली, उसको यूज भी नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर एफ इक्विवेलेंट को हम इमेज की पोजीशन निकालने के लिए यूज भी कर सकते हैं, अगर वो कॉन्टेक्ट में है। इससे इनके, इससे बस ये पता लगता है कि कहाँ पे रेज मीट करेंगे, कितने डिस्टेंस पे सेकंड मिरर से। समझ आया? छोटी मोटी चीज है। तो बताओ होमवर्क कहाँ का तक कर लिया तुम लोगों ने? रे ऑप्टिक्स अपना कितना डिस्कस हुआ है?
डिस्कस नहीं हुआ ना अभी? और कितना बाकी है? 30 और बाकी है। कब करना चाह रहे हो बताओ? और कुछ दिया है होमवर्क? पहली तो एक्सरसाइज है ना वेव ऑप्टिक्स की, वो ट्राई कर लेना पूरी। अब हम क्या करेंगे, संडे को वो स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन, है ना, और ट्यूसडे को शायद खत्म हो जाएगा वो पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो फिर वेव ऑप्टिक्स भी खत्म हो जाएगा। तो साथ साथ मॉड्यूल करते जाओ। वेव ऑप्टिक्स छोटा सा टॉपिक चाहो तो इसकी HCV भी कर सकते हो। चलो एंड करते हैं फिर। थैंक यू।